नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका श्याम संगीत अकादमी में। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ताल के 10 प्राण, है ना। तो ताल के 10 प्राणों का पूरा वर्णन इसके अंदर किया गया है, कैसे लिखना है ना, सबके बारे में परिभाषाएं दी गई हैं। तो ताल के 10 प्राणों को हम देख लेंगे। पहला है काल, दूसरा क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, प्रस्तार, ग्रह, लय और जाति। ये प्राण ताल के 10 प्राण हैं। तो पहले को देखते हैं अपन, काल को। काल का अर्थ है समय, है ना। समय यानी कि काल कहते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, बस वही काल। तो काल का अर्थ होता है समय। संगीत में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, यानी काल से ही ताल, तान, मात्रा की रचना होती है। फिर दूसरा देखते हैं क्रिया। किसी भी ताल की मात्रा को गिनना क्रिया कहलाता है। यानी कि हम जैसे गिनते हैं कि ये 6 मात्रा हुई, 7 मात्रा रूपक है ना, 8 मात्रा अपना कहवा है, 10 मात्रा है तो झपताल है। तो जब हम मात्रा गिनते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया। किसी भी ताल की मात्रा को गिनना क्रिया कहलाता है। ताली लगाना, मात्राओं को हाथ पर गिनना, ये सब क्रिया है ना। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया यानी इसमें मात्रा हम बोलकर गिनते हैं, है ना, और निशब्द क्रिया यानी कि इसमें मात्रा मन में गिनते हैं। इसके बाद आता है तीसरा कला। ताल में काल की इकाई को कला कहते हैं, यानी कि ताल में काल की इकाई को कला कहते हैं। कला का अर्थ है अवयव, इसको मात्रा कहा जाता है ना। इससे ही विभाग बनते हैं। जैसे कहते हैं ना अपन कि एक विभाग में 2 मात्रा है, या किसी विभाग में 3 मात्रा है, या एक विभाग में हम 4 मात्रा रखते हैं, तो वो कला के माध्यम से फिक्स किया जाता है, यानी कि मात्रा के माध्यम से। अगला चौथा है मार्ग, यानी निश्चित काल से मुक्त मात्राओं के समूह को मार्ग कहते हैं, है ना। ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा की दूरी मार्ग के अंतर्गत आती है। यानी कि जब हम एक तबले पे या जो भी हम ठेका बजाते हैं, है ना, तो जो पूरा एक मात्राओं का जो समूह रहता है उसको सम से लेकर अंत तक पूर्ण एक वो मार्ग कहलाता है ना। प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक की जो दूरी होती है उसको हम मार्ग कहते हैं। चलिए 5वां देखते हैं। अगला 5वां है अंग। ताल के समय जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं वे अंग कहलाते हैं। अंग में वर्णों का समय तथा मात्राएं निर्धारित की जाती हैं, है ना। यानी कि ताल में जो समय को जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं वे अंग कहलाते हैं। अंग में वर्णों का समय तथा मात्रा निर्धारित की जाती है। ताल के अंग के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है ना, कि ताल के अंग के कितने प्रकार होते हैं? तो हमें याद रखना है ताल के अंग के 6 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पर अंग और उनके चिन्ह और उनकी मात्राएं भी लिखी हैं, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। पहला है अनुद्रुत। अनुद्रुत की मात्रा कितनी होती है? 1 मात्रा होती है, और इसका चिन्ह कैसा रहता है? जैसे हम द्रुत लय में किसी चीज़ को लिखते हैं और नीचे लगाते हैं ना, अर्धचंद्र, उस टाइप का रहता है चिन्ह। फिर अगला है द्रुत। द्रुत के नीचे जीरो हम मान सकते हैं इसको, इसका चिन्ह रहता है और इसकी मात्रा रहती है 2। अगला है लघु। लघु में एक घड़ी रेखा चिन्ह रहता है इसका, और इसकी मात्रा रहती है 4। अगला है गुरु। गुरु में एक एस के समान इसका चिन्ह रहता है और इसकी मात्रा होती है 8। उसके बाद है प्लूत। प्लूत में एस लिखा रहता है, उसके ऊपर एक छोटा सा कोमा लगा रहता है, उससे इसकी मात्रा रहती है 12। फिर अगला है काकपद। इसका प्लस का निशान रहता है इसका चिन्ह, और इसकी मात्रा होती है 16, है ना। तो इसको ध्यान से अपन देख लेंगे। ताल के 6 अंग होते हैं। अंग के 6 प्रकार है ना, अंग तो होते ही हैं, अंग तो 10 होते हैं, लेकिन इसके बाद देखेंगे हम यति, है ना। लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। यति के 5 प्रकार माने गए हैं, यानी लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। जैसे चाल क्रम, उसकी जो चाल चलती है, जैसे कभी द्रुत लय में बजाना, कभी उसको मध्य लय में बजाना, कभी विलंबित लय में बजाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ताल की गति, है ना। तो ताल की गति को क्या कहते हैं? यति। तो देखते हैं यति के कितने प्रकार हैं। यति के 5 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला देखेंगे समा। समा में क्या होता है? आरंभ में मध्य में अंत में तीनों के समान लय का प्रयोग होता है। यानी कि तीनों समय पूरा, मतलब आरंभ में भी मध्य लय बजेगा, अंत में भी मध्य लय बजेगा, है ना। समान लय, एक जैसी लय जब चलती है तो उसको क्या कहते हैं? समा। अगला आता है स्त्रोतगता।
यानी आरंभ में विलंबित, मध्य में मध्य लय तथा अंत में द्रुत हो जाता है। यानी कि हम जब स्त्रोतगता में क्या होता है कि जब कोई भी रचना हम गाते हैं, उसको तो प्रारंभ करते हैं, तो उसमें हम शुरुआत में तो विलंबित लय में बजाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद अपन उसको मध्य लय में ले जाते हैं और बजाते बजाते जब वो रचना पूरी होती है तो अंत में हम उसको द्रुत लय में ले जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्त्रोतगता। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नंबर की, मृदंग। इसको कहते हैं आरंभ तथा अंत द्रुत, मध्य में मध्य में होता है। यानी कि जब स्टार्ट होता है, जब कोई रचना हम प्रारंभ करते हैं तो वो द्रुत लय से ही प्रारंभ होती है। उसके बाद बीच में मध्य लय हो जाती है और उसके बाद जब रचना पूर्ण की ओर जाती है तो फिर वापस वो द्रुत लय में चली जाती है ना। उसके बाद आता है चौथा, पिपीनिका। यानी कि शुरू तथा अंत में विलंबित, मध्य में द्रुत लय। यानी कि जब हम पिपीनिका जो है, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई रचना गाते हैं तो जब प्रारंभ करते हैं तो विलंबित लय से प्रारंभ होती है और चलते चलते बीच में वो द्रुत लय में हो जाती है और वापस धीरे धीरे वापस वो जब रचना पूरी होती है तो वो वापस से विलंबित लय में आ जाती है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला पांचवा है गोपुच्छा। यानी पहले द्रुत तथा मध्य फिर विलंबित लय। यानी कि जब हम रचना प्रारंभ करते हैं तो द्रुत लय से प्रारंभ होती है और बजते बजते फिर वो मध्य लय में चली जाती है और धीरे धीरे जब पूर्णता की ओर जाती है तो विलंबित लय हो जाती है ना। तो ये थे हमारे यति के 5 प्रकार। इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर के, प्रस्तार। प्रस्तार यानी कि ताल के आवर्तन को बजाने के पश्चात उसे विभिन्न रूपों में विकसित करने को प्रस्तार कहते हैं। यानी कि जैसे हम ताल के आवर्तन को बजाते हैं, उसके बाद हम विभिन्न रूपों में विकसित करते हैं। यानी कि हम कायदे बजाते हैं, है ना, और उसके अंदर हम रेला बजाते हैं। कलाकार उसके अंदर अपनी जब कला दिखाता है ना, पलटे बजाता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। देखना पड़ेंगे इसको कि ताल के आवर्तन को बजाने के पश्चात उसे विभिन्न रूपों में विकसित करने को प्रस्तार कहते हैं। इसके अंतर्गत परन, कायदा, पलटा, रेला आदि आते हैं ना। तो उसको आप समझ गए होंगे कि जब कलाकार अपनी कला को दिखाता है तो वो प्रस्तार में आता है। फिर अगला आता है ग्रह। ग्रह में क्या आता है कि ताल की जिस मात्रा से गीत या गत प्रारंभ होता है उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह 4 प्रकार के होते हैं, है ना। यानी कि जब ताल की जिस मात्रा से गीत या गत प्रारंभ होता है, देखा होगा आपने कि बहुत बार ऐसा होता है कि मात्रा कोई बंदिश हम 9 मात्रा से प्रारंभ करते हैं, कोई मात्रा अलग अलग मात्राओं से हम सारी चीज़ें मतलब बंदिश होती है या गीत होता है वो प्रारंभ होता है, तो इसके अंतर्गत आता है किसके? ग्रह के। तो ग्रह के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समग्रह, विषम ग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह, है ना। ग्रह के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देखेंगे एक एक करके हम चारों को। तो पहला आता है समग्रह। जब गीत ताल एक ही स्थान से प्रारंभ हो तो उसे समग्रह कहते हैं। यानी कि जब तबला या जो भी जिससे भी हम रिदम बजाते हैं या जो ठेका लगता है तो वो ठेका भी वहीं से प्रारंभ होता है और जो गीत हम गाने वाले हैं वो भी वहीं से प्रारंभ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? समग्रह। यानी दोनों एक ही ग्रह से प्रारंभ हो रहे हैं। अगला आता है विषम ग्रह। जब समय निकलने के बाद गाना प्रारंभ हो तो उसे विषम ग्रह कहते हैं। समझ गए होंगे आप सभी, है ना। जब हम कुछ गाना प्रारंभ करते हैं तो पहले ताल चालू हो जाती है, उसके बाद हम गाना प्रारंभ करते हैं अलग अलग मात्राओं से, तो उसे कहते हैं विषम ग्रह। फिर बात होती है अतीत ग्रह की। जब सम का अंत होता है तो गान प्रारंभ होता है तो उस स्थान को अतीत ग्रह कहते हैं। यानी कि जब सम का अंत होता है, यानी कि सम पूरा होने के बाद में गाना प्रारंभ होता है तो उसे क्या कहते हैं? अतीत ग्रह। अगला चौथा है अनागत ग्रह। यानी गायन से पहले शुरू होता है तथा ताल बाद में प्रारंभ होती है। यानी गायन पहले शुरू होता है, पहले हम गाना प्रारंभ कर देते हैं, आलाप वगैरह करते हैं, हम गाते हैं, उसके बाद में ये चीज़ होती है ना। तो बाद में जब रिदम होने चलने के बाद, ताल लगने के बाद में जब हम गाना प्रारंभ करते हैं तो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है लय, है ना। लय की परिभाषा देखेंगे हम। ताल की गति को लय कहते हैं, है ना। ताल की गति को लय कहते हैं। ताल की गति अलग अलग होती है, अतः लय भी अलग अलग होती है। यानी कि जो ताल की जो गति होती है, हम किस गति में ताल को बजा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? लय, है ना। लय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में? विलंबित लय, यानी कि जो लय अति धीमी होती है, जो धीरे धीरे बजती है, उसे विलंबित कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य लय, जो एक मध्य में हो, ना तेज हो ना धीमी हो, है ना। और तीसरा होता है द्रुत लय, यानी जो गाना द्रुत गति से तेज हो। यानी कि हम जब किसी बंदिश को गाते हैं या किसी हम गीत को गाते हैं या भजन गाते हैं, जो भी गाते हैं, तो यदि हम उसको द्रुत लय में गाएंगे, यानी बहुत तेज जब गाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्रुत लय। तो
लय की परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी। लय के 3 प्रकार होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अब अंतिम में आता है जाति, है ना। तो जाति को भी समझेंगे कि बोलों की रचना जितने जितने अक्षरों से हुई उसी के अनुसार 5 जातियाँ कायम हैं। यानी कि बोलों की रचना, यानी कि जो हम तबले पे या जो रिदम पे हम जो ठीके बजाते हैं उनकी रचना हुई तो वो 5 जातियों के माध्यम से हुई है। जैसे त्रिस्त्र जाति, तीसरा जाति में 3 मात्रा लघु की होती है। उसके बाद चतस्त्र जाति यानी कि 4 लघु की 4 मात्राएं होती हैं। खंड जाति, खंड जाति में लघु की 5 मात्राएं होती है। मिश्र जाति, मिश्र जाति में लघु की 7 मात्राएं होती है। और अंत में होता है संकीर्ण, संकीर्ण में लघु की 9 मात्राएं होती है। तो इसको भी आप समझेंगे, है ना। और इसके अंदर जाति के अंदर से भी किस प्रकार से हम ठेकों को पहचानेंगे, यानी कि हमारा रूपक है अगर, तो रूपक किन किन जातियों से मिलकर उसका ठेका बना है या उसके बोल बने हैं, या जैसे हम धमार ताल की बात करें तो किन किन जातियों से मिलकर बना है, ये भी इसके अंदर ही आता है। तो वो वाला अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो वो वाला टॉपिक भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये थे हमारे ताल के 10 प्राण, है ना। ताल के हमने 10 प्राण पढ़े, ताल के 10 प्राण: काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, प्रस्तार, ग्रह, लय और जाति, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार से जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते